नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश एग्जाम स्टडी सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लासेस के अगली सीरीज में आज मैं आप सबके सामने क्लास 6 के एक और चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जिसका टॉपिक है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर। आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका टॉपिक है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लोब होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक स्फीयर या गोले के समान है। इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ी चपटी हुई है तथा बीच में ये कहीं उभरा हुआ है। पृथ्वी के अगर सही प्रतिरूप को हमें जानना समझना है तो हम एक ग्लोब का सहारा लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक ग्लोब है जो पृथ्वी के प्रतिरूप को या उसके स्वरूप को हमें दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोब आखिर होता क्या है। तो ग्लोब, जैसा भी हमने बात किया, कि एक पृथ्वी के सही रूप को हमें दर्शाता है। तो ग्लोब अगर आप देख पा रहे हैं तो उसके उत्तरी और दक्षिणी छोरे पे एक सुई पे टिका हुआ है, जो कि तिरछी सुई पे टिका हुआ है एक लाइन, और वो लाइन के सहारे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उत्तरी और दक्षिणी जो पार्ट है उसके ग्लोब का, उसको जोड़ रहा है। तो ये जो है वो उसे अक्ष कहते हैं, एक्सिस। एक्चुअली एक लाइन है जो क्या करता है कि उत्तरी और दक्षिणी जो पॉइंट है हमारा, उसको मिला रहा है, और इसी अक्ष के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है। बट वास्तव में ग्लोब पे हम तो देख पा रहे हैं कि ऐसी कोई बिंदु है जिसपे वो टिकी हुई है, बट पृथ्वी में वास्तव में ऐसी कोई वास्तविक कोई बिंदु है ही नहीं, या लाइन है ही नहीं जिसके चारों ओर चक्कर लगा है। वो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन, और जो कि पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। उसी अक्ष के चारों तरफ पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है। अब हम बात करते हैं कि एक और इमेजिनरी लाइन की, जो कि हम इंट्रोड्यूस होते हैं अक्षांश और देशांतर पे। तो चलिए फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। तो उस क्रम में सबसे पहले हम अक्षांश की बात करेंगे, और उसको समझने के लिए सपोज ये एक ग्लोब है या पृथ्वी का एक पार्ट है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हुए एक सर्कल है। इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, या फिर विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा या वृत्त, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। इसके नॉर्थ साइड और साउदर्न तरफ के हेमिस्फीयर को हम कहते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, हम इसकी बात करते हैं। अब जितने भी लाइंस, पैरेलल लाइंस, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी पैरेलल लाइंस चलती जाती है ऊपर टिल द पोल, ध्रुवों तक, उस पैरेलल लाइंस को ही अक्षांश कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जो समानांतर रेखाएं जो खींची जाती है, उसे ही हम अक्षांश बोलते हैं। जैसे तो हम देख रहे हैं कि विषुवत से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ कुछ पैरेलल लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अक्षांश हो गया, जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे चल करके कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की हम बात करते हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि ये जो है ये कितनी डिग्री पे अवस्थित है, या इसको क्या नाम दिया जाता है। तो हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि 0 डिग्री को इक्वेटर हमने विषुवत का है। इसके नॉर्थ साइड और साउथ साइड दोनों तरफ 23.5 डिग्री के आसपास की रेखा को हम यहाँ पे इसको कर्क रेखा और इसको मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको। तो ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा या मकर रेखा कितनी डिग्री पे अवस्थित है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड है। दोनों तरफ कि ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है,
इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री जो पोल है, ये ध्रुव जो है 90 डिग्री के पास, इसको हम ध्रुव बोलते हैं, ये पोल्स। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें आपको याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं टेम्परेचर बेस्ड जो रीजन्स हैं। वो अक्सर वो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर के आधार पे कौन कौन से रीजन कहाँ पे पाया जाता है। तो हम चलिए थोड़ा इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सामने देख पा रहे हैं इस चित्र पे कि 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ 23.5 डिग्री और साउथ 23.5 डिग्री के बीच का जो एरिया है, ये एरियाज, इस एरिया में क्या होता है कि सन जो है, सन इंसोलेशन वो पूरा वर्टिकल पड़ता है। पूरे साल इस एरिया में कहीं ना कहीं किसी जगह पे एक बार सूर्य जो होता है वो सीधी चमकती है और इसकी वजह से इस एरिया में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन या सूर्यताप प्राप्त होता है और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। इसीलिए इस एरिया को हम उष्णकटिबंध कहते हैं, उष्णकटिबंध, या फिर इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ वाले जो एरियाज हैं उसको हम ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंध बोलते हैं। ये टेम्परेचर के बेस्ट पे है, जैसा कि नाम से ही उष्ण मतलब गर्मी, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे पड़ता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। अब इसके अगर ऊपर हम जाएं 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर और आर्कटिक वृत्त के बीच की जो एरिया है, या फिर मकर रेखा 23.5 डिग्री से नीचे और अंटार्कटिक वृत्त 66 डिग्री के बीच की जो ये जोन है, इसकी अगर बात करें तो क्या होता है कि इस रीजन में सन कभी भी वर्टिकल नहीं पड़ता है। सूर्य की रोशनी जो है वो कभी भी सीधी नहीं पड़ती है, थोड़ी सी तिरछी आती है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि सन इंसोलेशन जो है वो कम मिलता है और उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है या सम जलवायु वहाँ रहती है। इसलिए इस रीजन को हम शीतोष्ण रीजन कहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र, या फिर इसको इंग्लिश में टेम्परेट जोन भी कहते हैं, टेम्परेट जोन। इस रीजन के कंपैरिजन में इस वाले पार्ट में सन इंसोलेशन कम पड़ता है, उसकी वजह से टेम्परेचर कम होती है। अब अगर हम फर्दर बात करें कि 66.5 डिग्री या आर्कटिक वृत्त से नॉर्थ पोल वाले एरिया में, इस एरिया की अगर हम बात करें, या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर अंटार्कटिक वृत्त या साउथ पोल के इस एरिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सन इंसोलेशन बहुत ही कम पाया जाता है। कभी होता ही है इस एरिया में कि सन जो है वो अपने होरिजन या फिर अपने क्षितिज से ऊपर आ ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से किरणें बहुत ही तिरछी या बहुत ही कम पड़ता है। उसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और जिस वजह से ये जो क्षेत्र होता है वो शीत क्षेत्र कहलाता है, जिसे फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, फ्रिजिड जोन या शीत क्षेत्र। तो ये कहीं ना कहीं ये सारा जो आप देख रहे हैं ये लैटिट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट से यहाँ पे आपके फैक्ट्स निकल के आते हैं जो हमें याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं देशांतर की, जिसे हम लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। किसी भी अर्थ पे किसी भी स्थान की अगर हमें वास्तविक जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमें सिर्फ अक्षांश के ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें कुछ और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इस चीज़ के लिए हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, टोंगा द्वीप, और इंडियन ओशन में भी एक द्वीप है मॉरिशस। इन दोनों की अगर लैटिट्यूड्स की हम बात करें तो दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे स्थित है। पर अगर वास्तविक रूप में हम देखें, अर्थ के जो भूतल है उस पर हम देखें तो इन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, एक पैसिफिक ओशन में है, एक इंडियन ओशन में है। तो अगर इनके एग्जैक्ट लोकेशन को हमें समझना है तो हमें कुछ अदर रेफरेंसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अदर रेफरेंस कुछ ये होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली एक रेखा होगी
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होगी, जिसके ईस्ट या वेस्ट में हम इन पार्टिकुलर प्लेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो रेखा है, जो लाइन ऑफ रेफरेंसेस है, इसी को देशांतर कहते हैं। ये देशांतर रेखा। तो अब अगर हमें देशांतर रेखा, हमें पता है किसी प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर हमें दोनों मिल जाता है तो हम उस प्लेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जैसे लॉन्गिट्यूड्स की हमने बात किया, तो इससे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लॉन्गिट्यूड क्या करता है कि पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक हो गया राइट हैंड साइड पे पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी भाग पे इसको पश्चिमी देशांतर कहते हैं, वेस्टर्न पार्ट पे। इसके जो ईस्ट की तरफ जो ये डिस्टेंस है, इसको डिग्री में हम मेजर करते हैं, और ये पूरी डिग्री 180 डिग्री का होता है। ठीक दूसरी तरफ 180 डिग्री का। इस हिसाब से टोटल जो हमारा ये देशांतर जो रेखाएं होंगी वो टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती है, जो कर कि 180 ईस्ट की ओर और 180 वेस्ट की तरफ से। अब देशांतर से जुड़े कुछ और अगर चीज़ों की हम बात करें तो एक देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। गोरे, ये 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। और इसको अगर किलोमीटर में हम देखें तो ये होता है 111.32 अप्रोक्स किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है, जो कि याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इसे हमने देशांतर रेखा कहा है, तो इसी तरह का लाइन हम ड्रॉ करते हैं। जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या था, जब हमने बात किया था अक्षांश रेखाएं समानांतर थे, बट ये समानांतर नहीं है। ध्रुवों से अगर हम विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो एक देशांतर रेखा की लंबाई जो बीच की दूरी होती वो बढ़ती जा रही है, और ध्रुवों पे सारे देशांतर रेखाएं जो होती है वो एक बिंदु पे आकर के मिल जाती हैं। ये हमें ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। अब जैसे कोऑर्डिनेट्स हमने बात किया था कि हम पता करते हैं किसी भी चीज़ों का, कि किसी भी स्थान का लोकेशंस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका अगर हमें पता करना है, सपोज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का कोऑर्डिनेट्स जैसे हमें पता है कि 8 डिग्री 4 से लेके 37 6 ये है हमारा, मान लो नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स है। और अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो सपोज ये 68 7 से लेकर के ये 97.25 डिग्री तक है। तो इसको अगर हम मिलाएं कहीं ना कहीं, अगर ये दोनों रेखाएं और ये दोनों रेखाएं के बीच के एरिया जो है ये हमारे यहाँ पे इंडिया लाई करता है, यहाँ पे स्थित है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं लैटिट्यूड्स का, लॉन्गिट्यूड्स का, किसी भी प्लेस का, तो हम उस प्लेस को आसानी से मैप पे हम ढूंढ सकते हैं। तो ये था लॉन्गिट्यूड से जुड़ी कुछ अवधारणाएं। तो दोस्तों अभी तक हमने बात किया है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर की। अब हम बात करते हैं देशांतर और समय के जो निर्धारण होता है उसमें क्या संबंध है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ग्रीनविच जो टाइम है वो 0 डिग्री, यहाँ पे जो देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच हम जानते हैं कि ब्रिटेन में स्थित है ये रेखा, और इसी से हम कहीं ना कहीं टाइम का निर्धारण करते हैं विश्व के सभी भागों के लिए। बट ये आज है, लेकिन इसकी अगर हिस्ट्री में हम जा कर के देखें तो हम ये पाते हैं कि पहले हर एक कंट्री अपने प्राइम मेरिडियन जो उनका टाइम जोन होता है वो अपने अलग अलग बनाते थे। इस वजह से नेविगेशन में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो इसी को दूर करने के लिए 1884 में यूएस प्रेसिडेंट ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया, और उसी में सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो ये प्लेस है ग्रीनविच जो है उसे एक्सेप्ट किया जाए और इसी को प्राइम मेरिडियन के रूप में माना जाए। तो ये तो था वर्ल्ड को कि समय कैसे निर्धारण होता है। अब हम बात करते हैं कि जो टाइम का रेट निर्धारण हम करते हैं, रेट की दर, समय की दर, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगा लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो 15 डिग्री 1 घंटे में
और 1 डिग्री 4 मिनट में चक्कर लगा लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग और एक बात हमें और याद रखना है, क्योंकि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, इसलिए ग्रीनविच से जो पूर्व की ओर जो स्थान है वो समय में आगे होगा ग्रीनविच से, तथा जो स्थान पश्चिम में है वो पीछे की ओर होगा। तो हम बात कर रहे थे कि समय की दर की। अब अगर ग्रीनविच पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं और आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पे समय क्या होगा, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस बेसिस पे। जब हमें पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट का है तो 20 डिग्री कितने मिनट्स का आएगा हमारा, तो इससे हम इजीली निकाल सकते हैं कि टाइम कैलकुलेशंस क्या होता है। अब अगर हम बात करें इंडिया के, जो हमारा टाइम जोन जो है हमारा, तो इंडिया में भी काफ़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है इनके बीच लगभग 1.25 घंटे की 1 घंटे 45 मिनट का डिस्टेंस है। लोकल टाइम में काफ़ी मतलब अंतर देखने को मिलता है। तो इसी को दूर करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि देश के बीचों बीच से गुजरने वाली एक ऐसी रेखा को हमारा यामोत्तर समय रेखा माना जाए या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना जाए, जिसको सभी फॉलो करें। और वो हम सभी जानते हैं कि इलाहाबाद में नैनी है, जिसका कोऑर्डिनेट ये है। तो इसको हम पूरे इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन हमने डिसाइड किया है और इसको पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। अब जैसे इंडिया इतने डिस्टेंस पे है तो ग्रीनविच मीन से इसकी टाइम इंडिया जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। इसका मतलब हुआ कि ग्रीनविच पे अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो इंडिया में 7:30 शाम को बज रहे होंगे। तो ये था हमारा टाइम और देशांतर का संबंध। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।